इन मैदानों में कभी एक कबीला बसता था। इस कबीले का नाम था बोर्जिगन और इसके सरदार का नाम था यसुगई। तकरीबन 850 साल पहले की बात है कि इस कबीले की तातारी कबाइल से जंग हुई। इस जंग में एक अहम तातारी जंगजू तमोजन गिरफ्तार हो गया। जंजीरों में जकड़ा तमोजन बोर्जिगन कबीले के सरदार के सामने पड़ा था। ऐसे में यसुगई को इत्तला मिली कि उसके यहाँ बेटा पैदा हुआ है। यसुगई ने इसी कैदी के नाम पर अपने बेटे का नाम तमोजन रख दिया। तमोजन जब पैदा हुआ तो उसके हाथ में खून का एक लोथड़ा था। लेजेंड है कि कबीले के बड़ों को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने कहा कि एक दिन आएगा ये लड़का अजीम फातेह बनेगा, और तारीख ने साबित भी यही किया। ये कहानी है इसी बच्चे तमोजन की, जिसे आज दुनिया चंगेज़ खान के नाम से जानती है। मैं हूं फैसल वड़ाइच और देखो सुनो जानो की मिनी सीरीज चंगेज़ खान कौन था की आज आप पहली किस्त देख रहे हैं। ये दरियाए उन्नान है। ये मंगोलिया से बहता हुआ रूस में दाखिल हो जाता है। 818 किलोमीटर तवील इस दरिया के दोनों तरफ घास के वसीओरीज मैदान और सरसब्ज पहाड़ियां हैं। सदियों पहले इसी दरिया के किनारों पर यहीं कहीं मंगोल कबाइल बसते थे। कदीम मंगोलों का ख्याल था कि सब मंगोल इसी दरिया के किनारे रहने वाले एक भेड़िए की औलादें हैं। 850 बरस पहले की बात है कि इसी दरियाए उन्नान के किनारे एक मंगोल घोड़सवार अपने शिकरे यानी फैल्कन के साथ शिकार खेल रहा था। ये बोर्जिगन कबीले का सरदार यसुगई था। शिकार के दौरान अचानक उसकी नज़र एक छकड़े पर पड़ी। छकड़े को एक और मंगोल कबीले मरकद का एक शख्स लिए जा रहा था। यसुगई छकड़े के करीब हुआ तो उसने देखा कि छकड़े में एक 16 साला लड़की बैठी है। उसके दिल को ये लड़की ऐसी भाई कि वो इससे शादी करने के लिए बेकरार हो गया। यसुगई ने अपने 2 भाइयों के साथ उस शख्स पर धावा बोल दिया। मरकद कबीले का ये शख्स मुकाबले की सक्कत नहीं रखता था, सो उसने उस लड़की को, जो कि उसकी बीवी थी, वहीं छोड़ा और भाग निकला। ये लड़की जो अब यसुगई के कब्जे में आ गई थी, दरअसल एक और कबीले अलोखुन से ताल्लुक रखती थी और इसका नाम होयलन था। यसुगई ने अपनी ख्वाहिश के मुताबिक इससे शादी कर ली। 1162 की बात है कि इसी यसुगई और होयलन के बतन से एक बच्चे ने जन्म लिया जिसका नाम तमोजन रखा गया। तमोजन का लफ्जी मतलब है लोहार। ये शुमाल मशरकी मंगोलिया का वो इलाका है जिसके बारे में कहा जाता है कि चंगेज़ खान की पैदाइश यहीं हुई थी। जिस वक्त की ये बात है उस वक्त मंगोल कबाइल बहुत पसमानदा हुआ करते थे। वो खाना बदोशी की जिंदगी गुजारते थे, कभी इस चरागाह तो कभी उस पहाड़ी के दामन में रहते थे। मतलब जहां खाना और चारा बेहतर नसीब हो जाए वही उनका ठिकाना होता था। वो शिकार में इतने माहिर थे कि घोड़े पर बैठे बैठे तीर चलाकर अपने दुश्मन तक को ढेर कर दिया करते थे। इसी तरह नन्ना तमोजन भी बचपन ही में घुड़सवारी और तीर अंदाजी में ताक हो गया, माहिर हो गया। जब वो 9 बरस का हुआ तो उसके बाप ने उसकी मंगनी ओएंग्रात कबीले में जाकर वहां की एक 10 साला लड़की बोरते से कर दी। यसुगई ने मंगनी के बाद तमोजन के होने वाले ससुर की दरखास्त पर उसे उन्हीं के कबीले में कुछ दिन के लिए छोड़ा और खुद घर को लौट पड़ा। लेकिन वापस जाने से पहले उसने उन्हें हदायत की कि तमोजन का जरा ख्याल रखिएगा, इसे कुत्तों से बहुत डर लगता है। अपने 9 उम्र बेटे की मंगनी के बाद यसुगई खुशी खुशी अपने पड़ाव की तरफ वापस लौट रहा था कि उसे रास्ते में शदीद प्यास लगी। कुछ तलाश के बाद उसे एक जगह कुछ मंगोल दावत उड़ाते हुए नजर आए। ये तातारी कबीले के लोग थे जिनसे यसुगई की दुश्मनी चल रही थी। लेकिन उसने सोचा, यहाँ मुझे कौन पहचानेगा। चंद घूंट पानी पीने और पेट भर खाना खाने के बाद निकल जाऊंगा। चुनाचे वो उन लोगों की दावत में शामिल हो गया। मंगोलों में अजनबियों को भी अपनी दावतों में शरीक करने का रिवाज था, लेकिन ये यसुगई की खाम ख्याली थी कि उसे कोई नहीं पहचानेगा। दावत में एक आंख ने उसे देखा और पहचान लिया और चुपके से ये राज कुछ और लोगों को भी बता दिया। अब उसे हमला करके मारने के बजाय उन्होंने महफूज दाव खेला और उसके खाने में जहर मिला दिया। यसुगई अपनी तरफ से पुरलुत्फ दावत उड़ाकर वहां से निकला।
मगर रास्ते में उसकी हालत बिगड़ने लगी और वो बात समझ गया। जहर अपना असर दिखाने लगा था। फिर भी वो किसी तरह घर पहुंच गया। जहर खाने के तीसरे दिन उसने अपने खैमे में आखिरी सांस लिया, लेकिन मरने से पहले अपने लोगों को बता दिया कि उसके साथ क्या वाकया पेश आया है और कहां पेश आया है। यसुगई की मौत के साथ ही कबीले की सरदारी का मसला भी खड़ा हो गया। उसका छोटा सा खाना बदोश कबीला था, मगर रवायात का असीर था। वो सिर्फ उसी को सरदार मानते थे जो अपनी ताकत और सलाहियत से खुद को सरदार मनवा भी ले। उसके कबीले के लोग यसुगई की बीवी और छोटे बच्चों में से किसी को भी सरदार मानने पर तैयार नहीं थे, बल्कि वो जल्द ही उन्हें छोड़कर जाना शुरू हो गए। उस वक्त तक तमोजन भी अपने ससुर के घर से वापस आ चुका था। उसने और उसकी माँ ने कबीले वालों को रोकने की कोशिश की, मगर चंद वफादारों के सिवा वो किसी को ना रोक सके। पीछे बच जाने वाले चंद लोग अब दरिया के किनारे किनारे रहने लगे और वहीं से कुछ खा पी कर या परिंदों का शिकार खेलकर दिन गुजारने लगे। वो लकड़ी और नुकीली हड्डियों से तीर बनाते और चूहों और कुत्तों की खालों से बने कपड़े पहनते थे। तमोजन के खानदान के लिए ये बहुत मुश्किल वक्त था और इन्हीं मुश्किलात ने तमोजन को सख्त जान बना दिया और साथ में पत्थर दिल भी। खुराक के हसूल और खतरों से खेलने के दौरान वो इतना बेरहम हो गया था कि एक दिन अपने सौतेले भाई बेक्तर से उलझ पड़ा। हालांकि बात सिर्फ इतनी थी कि उसके भाई ने उसका शिकार किया हुआ परिंदा उठा लिया था। वो इतना संग दिल हो चुका था कि जब उसके भाई ने दूसरी बार उसकी मछली उठाई तो तमोजन ने उसे तीर मारकर हलाक कर दिया। तमोजन अपने सगे 5 बहन भाइयों में सबसे बड़ा था। उसके 2 सौतेले भाई भी थे, जिनमें से एक को तो वो पहले ही कत्ल कर चुका था। तमोजन नौजवानी में ही अमलन अपने खानदान का सरबराह बन गया था। उसकी सलाहियतें और लड़ाई के जौहर आते जाते लोग देख रहे थे, और यही आते जाते लोग उसके बिछड़े हुए कबीले वालों से मिलते तो बताते कि यसुगई का बेटा तमोजन बहुत पर पुर्जे निकाल रहा है और वो खासे की चीज़ बन रहा है। हो सकता है किसी वक्त वो सरदारी वापस लेने की कोशिश भी करे। शायद यही खदशा था कि एक रोज़ इसी के कबीले के कुछ लोगों ने तमोजन के आर्जी से कैंप पर हमला कर दिया। लेकिन तमोजन और इसके साथी बिल्कुल बेखबर नहीं थे। उन्होंने कैंप के गिर्द एक मजबूत बाड़, एक दीवार सी बना रखी थी। इसी बाड़ के पीछे पोजीशन लेकर उन्होंने कुछ देर हमलावरों को रोके रखा। हमलावर भी कोई बहुत ज्यादा तादाद में नहीं थे, उन्होंने लंबे मुकाबले के बजाय मुतालबा किया कि अगर सिर्फ तमोजन को उनके हवाले कर दिया जाए तो वो बाकी लोगों को कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन कैंप में से किसी एक ने भी इस मुतालबे को नहीं माना। लेकिन इस बातचीत के दौरान तमोजन को फरार होने का मौका मिल गया। वो एक घोड़े पर सवार होकर कैंप के पीछे से निकलकर जंगल की तरफ भाग निकला। हमलावरों ने उसे भागते देखा तो उसके कैंप का मुहासरा खत्म करके उसके पीछे लप गए। अब तमोजन आगे और दुश्मन पीछे पीछे था। उसकी जान को सख्त खतरा था, लेकिन वो फिर भी किसी न किसी तरह उनसे बचकर घने जंगल में उनसे पहले पहुंच गया और छुप गया। उसके दुश्मनों ने जंगल के उस हिस्से को घेर लिया और इंतजार करने लगे कि तमोजन कब भूख प्यास से निढाल होकर बाहर निकले और वो इसे पकड़ ले। द सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ मंगोल्स के मुताबिक तमोजन ने बगैर कुछ खाए पिए पहले 3 दिन और 3 रातें इसी जंगल में गुजार दी। चौथे रोज उसने बाहर निकलने का सोचा, लेकिन जब वो निकलने लगा तो घोड़े की जीन गिर गई। उसने इसे एक गैबी इशारा समझा कि इसे अभी जंगल से बाहर नहीं निकलना चाहिए। वो पलटा और वहीं जाकर दोबारा छुप गया। वो अगले 3 दिन भी वहीं दुबक कर बैठा रहा। वहां कुछ भी ऐसा ना था जो एक इंसान रगबत से, शौक से खा सके। नहीं मालूम वो वहां कैसे पेट भरता रहा, पत्ते खाता रहा, दरख्तों की छाल चबाता रहा या शायद कुछ और। जो भी था, इस दौरान उसने जिंदगी की डोर टूटने नहीं दी। फिर चौथे दिन वो बाहर निकला, मगर अब की बार फिर ये हुआ कि घने जंगल से निकलते हुए उसके रास्ते में एक सफेद चट्टान गिर गई। तमोजन फिर इसे गैबी इशारा समझा, देवताओं का एक इशारा समझा और वापस चला गया। उसने 3 दिन और जंगल में छुपकर ही गुजार दिए, लेकिन अब भूख और प्यास उसके बस से बाहर होती जा रही थी। वो हर कीमत पर जंगल से निकल जाना चाहता था,
वैसे भी उसे ख्याल था कि अब तक उसके दुश्मन मुहासरा छोड़ कर जा चुके होंगे। चुनाचे उसने अपना चाकू निकाला और जिस जगह चट्टान गिरने से रास्ता बंद हुआ था उसके इर्द गिर्द की झाड़ियां काटना शुरू कर दीं और इस तरह एक रास्ता बनता गया। कुछ देर में जब रास्ता पूरी तरह बन गया तो वो जंगल से बाहर निकला, मगर ये क्या, उसके दुश्मन कहीं नहीं गए थे, बाहर खड़े उसी का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने तमोजिन को कैदी बना लिया और साथ ले गए। अब तमोजिन की जिंदगी और मौत उन्हीं के हाथ में थी, लेकिन जल्द ही उन्होंने फैसला किया कि वो तमोजिन को फिलहाल कैद में ही रखेंगे, कत्ल नहीं करेंगे। दुश्मनों ने उसके गले में लकड़ी का एक बड़ा सा शिकंजा कस दिया था ताकि वो आसानी से भाग ना सके। फिर इस खुशी में उन्होंने एक जश्न मुनक्किद किया। इस जश्न में तमोजिन भी शरीक था, मगर जाहिर है शिकंजे में जकड़ा हुआ था। उसकी जंजीर एक नौउम्र लड़के के हाथ में थी। तमोजिन के इर्द गिर्द कबीले वाले नाच रहे थे, गा रहे थे और फतह की खुशियां मना रहे थे, लेकिन फिर जल्द ही कबीले के लोग मदहोशी में इधर उधर बिखरने लगे। बिखरते लोगों में तमोजिन मौका तलाश करने लगा और मौका पाकर उसने अपना गर्दन में पड़ा हुआ भारी शिकंजा जोर से घुमाया जो जंजीर पकड़ने वाले लड़के के सर पर लगा। लड़का चोट खाकर जमीन पर गिरा, उसके हाथ से जंजीर छूटी और तमोजिन भाग निकला। जख्मी लड़के ने शोर मचा दिया, लेकिन जश्न मनाते लोगों को सूरत हाल समझने में कुछ वक्त लगा। लेकिन जैसे ही उन्हें सूरत हाल का इदराक हुआ वो तेजी से हरकत में आए और इर्द गिर्द के जंगल और नदी नालों को नापने लगे। रात चांदनी थी, दूर दूर तक हर चीज साफ दिखाई दे रही थी। फिर तमोजिन की गर्दन में जो शिकंजा पड़ा हुआ था वो भी बहुत भारी था। तमोजिन का बच निकलना बज़ाहिर नामुमकिन था। कबीले वालों को यकीन था कि वो भागकर ज्यादा दूर नहीं जा सकता, वो उसे जल्द ही ढूंढ निकालेंगे। लेकिन चप्पा चप्पा छान मारने के बावजूद उन्हें तमोजिन का कोई सुराग नहीं मिला। आखिर तमोजिन कहाँ गायब हो गया था? दरअसल हुआ ये था कि तमोजिन ने बहुत होशियारी दिखाई थी। वो इस कैंप से ज्यादा दूर गया ही नहीं था। वो करीब ही एक ऐसी नदी में लेट गया था जिसमें पानी बहुत कम था। वो मुनासिब मौके की ताड़ में था। लेकिन फिर यह हुआ कि उसे एक शख्स ने नदी में छुपे हुए देख लिया। यह दिन तमोजिन का आखिरी दिन भी हो सकता था, लेकिन हुआ ये कि ये शख्स तमोजिन का खुफिया हमदर्द निकला। इसने खबर आम करने के बजाय तमोजिन को चुपके से अपने भाइयों और माँ के पास चले जाने का मशवरा दिया और खुद खामोश रहने का वादा किया। ये मशवरा देकर वो खामोशी से किसी को बताए बगैर अपने खैमे में लौट आया। लेकिन फिर रात में किसी पहर उसके खैमे में कोई दाखिल हुआ। ये तमोजिन ही था और इसे एक बार फिर अपने खुफिया हमदर्द की मदद चाहिए थी, क्योंकि वो गर्दन में पड़े भारी शिकंजे के साथ आसानी से हरकत नहीं कर सकता था, भाग नहीं सकता था। वो शख्स एक बार फिर काम आया। उसने और इसके बेटों ने तमोजिन का शिकंजा उतार कर जला दिया। लेकिन इसी दौरान तमोजिन को तलाश करने वाले भी एक एक जगह को देखते हुए उसी तरफ आ रहे थे। सो हमदर्द के घर वालों ने तमोजिन को अपने खैमे के पीछे खड़े एक छकड़े में छुपाकर उस पर ऊन का ढेर लगा दिया। ढूंढने वाले उस ऊन के ढेर तक भी आन पहुंचे। उन्होंने छकड़े से ऊन हटाना शुरू कर दी ताकि देख सकें कि कहीं वो इसमें छुपा हुआ तो नहीं है। करीब था कि वो लोग तमोजिन को ढूंढ निकालते, लेकिन ऐसे में उसके हमदर्द मेज़बान की होशियारी काम आ गई। उसने देखा कि तलाशी लेने वाले पसीने में शराबूर हो रहे हैं। उसने सिपाहियों से कहा, इतनी शदीद गर्मी में जब ऊन के पास खड़े रहना तक मुश्किल है, ऐसे में इसके अंदर कोई छुपा हो, इसका सवाल ही पैदा नहीं होता। सिपाही शायद पहले ही ढूंढ ढूंढ कर उकताए हुए थे। ये जुमला उनके लिए बहाना बन गया और वो तलाश छोड़कर बिल्कुल बिल्कुल कहते हुए जहां से आए थे उसी तरफ लौट गए। तमोजिन एक बार फिर बाल बाल बचा था। इन लोगों के चले जाने के बाद उस शख्स ने तमोजिन को छकड़े से निकाला, इसे सफ़र के लिए एक घोड़ी दी, साथ में खाने के लिए गोश्त, एक कमान और 2 तीर भी दिए। एक लंबा चक्कर काटते हुए तमोजिन जब उस जगह पहुंचा जहां उसके भाइयों और वफादारों ने आखिरी बार उसे भागने में मदद की थी, जहां कभी उसका कैंप था, लेकिन अब तो वहां कुछ भी नहीं था। उसके घर वाले मजीद हमलों के खौफ से वो जगह छोड़कर कहीं और चले गए थे।
लेकिन तमोजन बाकी मंगोलों की तरह एक माहिर खोजी भी था। उसने रास्ते में घोड़ों के टापों के निशानात और दूसरी चीज़ों से अंदाज़ा लगा लिया कि उसके साथी किस तरफ को गए होंगे। खोजता खोजता जल्द ही वो अपनों से आन मिला। इसके बाद तमोजन अपने मुख्तसर से काफले को लेकर पहाड़ों की तरफ निकल गया ताकि उसकी तलाश में निकले हुए दुश्मन उसकी और उसके प्यारों की जान ना ले सके। वो एक ऐसी जगह पड़ाव के लिए ठहरे जो किसी कदर महफूज तो थी, लेकिन वहाँ उन्हें भूख मिटाने के लिए बहुत मसाइल का सामना था। यहाँ तक कि उन्हें कई बार चूहे तक खाना पड़े। कई दफ़ा उन्हें डाकुओं के हमलों का भी सामना हुआ, लेकिन वो ये सब झेलते रहे और दिन गुजरते रहे। और इस सब में आप यकीनन भूल गए होंगे कि तमोजन की एक मंगेतर भी थी। तमोजन 16 बरस का हो चुका था। उसे अपनी मंगेतर की याद सताने लगी, सो वो अपने होने वाले ससुर के घर जा पहुंचा। यहाँ उसने बोरते से शादी कर ली और तोहफे में ससुरालियों ने इसे समोर की इंतहाई कीमती पोस्तीन दी। तमोजन अपनी दुल्हन और कीमती पोस्तीन को लेकर अपने घर वापस चला आया। उसने एक नई और पुरअमन शुरुआत कर दी, लेकिन उसके फरिश्तों को भी खबर नहीं थी कि उसकी दुल्हन बोरते और समोर की कीमती पोस्तीन उसे तारीख में एक नाकाबिले फरामोश मोड़ की तरफ ले जा रहे हैं। तमोजन खाना बदोशों की तरह दरियाओं के किनारे किनारे ज़िंदगी गुजार रहा था। जंगली जानवरों, मछलियों और फलों पर उसका गुजारा था। फिर एक दिन उसे मालूम हुआ कि जिस जगह उसका पड़ाव है उसके करीब ही मंगोलों का एक ताकतवर कबीला केरात भी ठहरा हुआ। केरायत कबीले का सरदार तुगरल था, जो ओंग खान के नाम से मशहूर था। वो और तमोजन का बाप यसुगई गहरे दोस्त रह चुके थे। चुनाचे तमोजन ने ओंग खान से मिलने का फैसला कर लिया। चलते हुए तमोजन ने ससुरालियों से मिली हुई समोर की कीमती पोस्तीन भी साथ रख ली। ओंग खान के पास पहुंचकर उसने पोस्तीन का तोहफा पेश किया और अपने बाप की पुरानी दोस्ती याद करवाई। पुराने दोस्त के बेटे को मिलकर ओंग खान तमोजन का इत्तेहादी बन गया। वो पोस्तीन के तोहफे से इतना खुश हुआ कि उसने तमोजन से कहा, मैं इसके बदले में तुम्हारे बिखरे हुए कबीले को वापस तुम्हारी सरदारी में लाऊंगा। तमोजन ओंग खान के कैंप से वापस चला आया। वो बहुत खुश था और उसे यकीन था कि जल्द ही उसे अपने कबीले की सरदारी वापस मिल जाएगी और उसे दर बदर मजीद नहीं भटकना पड़ेगा। लेकिन वापसी के चंद रोज बाद ही उसके साथ एक खौफनाक वाकया पेश आ गया जो उसकी अना के लिए बहुत बड़ा झटका था। एक सुबह अभी सूरज निकल रहा था। तमोजन और उसके घर वाले पूरी तरह बेदार नहीं हुए थे कि जमीन बेशुमार घोड़ों के टापों से दहलने लगी। तमोजन पर उसके बाप के एक दुश्मन कबीले मरकद ने हमला कर दिया था। ये वही कबीला था जिसके एक शख्स की साबिक बीवी ह्योलन को तमोजन का बाप यसुगई रास्ते से छीन कर अपने कबीले में ले आया था। इस हमले को देखते हुए तमोजन समझ गया था कि अब ये बदला लेने के लिए आ रहे हैं। सो तमोजन ने फौरी तौर पर अपनी बीवी बोरते को एक बैलगाड़ी में छुपा दिया। फिर अपने बूढ़े मुलाजिम को कहा कि इसे जितना दूर हो सके ले जाओ। बीवी को एक तरफ भेजकर तमोजन अपने भाइयों और माँ के साथ दूसरी तरफ निकल गया ताकि हमलावर उसके पीछे जाएं और उसकी बीवी को ना पकड़ सकें। लेकिन सितम ज़रीफ़ी देखिए कि उसकी बीवी वाली गाड़ी पकड़ी गई और तमोजन बाहिफाजत पहाड़ों में पहुंच गया। मरकद कबीले ने अपना पुराना हिसाब चुका लिया था। तमोजन की बीवी उनके कब्जे में थी, जैसे कभी उनकी लड़की ह्योलन तमोजन के बाप यसुगई के कब्जे में थी। जब तमोजन को खबर हुई कि उसकी बीवी अगवा कर ली गई है तो वो गुस्से में खौलता हुआ केरायत कबीले के सरदार ओंग खान के पास पहुंचा। उसने अपनी बीवी को वापस लाने के लिए उससे मदद मांगी। ओंग खान ने अपने वादे और ताल्लुक की खूब लाज रखी। उसने केरायत कबीले के 20,000 सिपाही तमोजन के साथ भेज दिए। इसी दौरान उसका बचपन का दोस्त जमोका भी 20,000 जंगजू लेकर उसकी मदद को आन पहुंचा। ये बड़ा लश्कर अपने साथ देखकर तमोजन के हौसले आसमानों को छूने लगे। वो मरकद कबीले की ईंट से ईंट बजाने के लिए उसे तलाश करता हुआ जंगलों और मैदानों को मापने लगा। लेकिन जाहिर है वो कबीला भी एक खाना बदोश ही था, कोई एक ठिकाना तो उसका था नहीं। सो ये लश्कर भी मरकद कबीले का ताक़ुब करता हुआ 400 किलोमीटर दूर साइबेरिया तक पहुंच गया। यहाँ तक कि एक ऐसी झील आ गई जो दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है।
روس میں واقع یہ جھیل دنیا کی سب سے گہری جھیل بھی ہے۔ شاید یہ بات اس وقت کے لوگوں کے علم میں نہ ہو، لیکن اسی انمول بیکال جھیل کے کنارے پر تموجن نے مرکد قبیلے کو دیکھ لیا۔ اس نے رات کے وقت اچانک حملہ کیا۔ بہت سے لوگ تو اتنا بڑا لشکر دیکھ کر ہی بھاگ نکلے، جو باقی بچے وہ چاروں ناچار مقابلہ کرنے لگے۔ تلواروں، انسانی چیخوں اور گھوڑوں کا ایک شور قیامت برپا تھا، اور اس ہنگامے کے بیچ میں تموجن دیوانہ وار آوازیں دے رہا تھا، بورتے بورتے بورتے۔ لیکن ستم ظریفی تو دیکھیے کہ بورتے کو علم ہی نہیں تھا کہ حملہ کرنے والے اس کے اپنے قبیلے کے لوگ ہیں اور تموجن ان کے ساتھ ہے، اسی لیے وہ بھی باقی لوگوں کے ساتھ ایک چھکڑے پر سوار ہو کر بھاگ رہی تھی۔ لیکن پھر جب اس کے کانوں میں تموجن کی آواز پڑی تو وہ پہچان گئی۔ وہ چھکڑے سے اتری اور اپنے محبوب شوہر کی طرف بھاگی۔ تموجن نے اسے گھوڑے پر بٹھا لیا اور دونوں پھر سے ایک ہو گئے، اور بورتے مرتے دم تک پھر تموجن کے ساتھ ہی رہی۔ اس کے بعد مرکد قبیلے کی وہ شامت آئی کہ جو بھاگ سکتے تھے وہ تو بھاگ گئے، لیکن جو موجود رہے ان میں سے ایک بھی زندہ نہ بچ سکا۔ بورتے تموجن کے پاس پہنچ چکی تھی، لیکن یہاں ایک مسئلہ تھا۔ 8 ماہ کی قید کے دوران وہ امید سے بھی ہو گئی تھی۔ واپسی کے کچھ ہفتوں بعد اس نے ایک بیٹے کو جنم دیا۔ اس بیٹے کا نام جوچی خان رکھا گیا۔ تموجن کے گھر والوں نے تو جوچی کو مرکد قبیلے کی اولاد قرار دے کر مسترد کر دیا، لیکن تموجن نے بورتے کی محبت میں اس بچے کو بھی اپنا لیا اور اسے کبھی سوتیلے پن کا احساس نہیں دلایا۔ یہ وہ وقت تھا جب تموجن تاریخ میں نام پیدا کرنے جا رہا تھا۔ پھر ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے اسے تموجن سے چنگیز خان بنا دیا۔ اسے چنگیز خان کا خطاب کیسے ملا تھا؟ چنگیز خان نے اپنے قریبی دوست سے پہلی بڑی جنگ کیوں کی؟ چنگیز خان نے پوری دنیا فتح کرنے کا فیصلہ کیوں کیا، اور وہ ایسا کیوں سمجھنے لگا تھا؟ یہ سب آپ کو دکھائیں گے، لیکن چنگیز خان کی منی سیریز کی اگلی قسط میں۔ اس دوران آپ ہمیں کامنٹس میں یہ ضرور بتائیں کہ آپ کے نزدیک چنگیز خان کا بچپن کیسا تھا۔ اگر آپ چنگیز خان ہی کی طرح ایک اور منگول سردار امیر تیمور کی داستان حیات دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں کلک کیجئے۔ یہ رہی امیر تیمور کی اولاد میں ہندوستان کے پہلے شہنشاہ ظہیر الدین بابر کی کہانی، اور یہاں جانیے کہ سلطنت عثمانیہ دنیا کی سپر پاور کیسے بنی۔